चलिए जी, तो हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है जी, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर सिस्टम क्या है तो आप क्या बोलोगे? क्या है नंबर सिस्टम? ठीक है, नंबर्स का सिस्टम हमारा क्या है? नंबर सिस्टम है। पता है हमारे पास ना बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे एक डेसिमल, ठीक है जी, आपका बाइनरी, ठीक है, हेक्साडेसिमल, ये बहुत सारे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, बाइनरी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। इसमें ना हमारे पास जो डिजिट होती है वो 0 और 1 नहीं होती, सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज भी इसी के ऊपर आपकी जो है बनी होती है ना, जितनी हमारे पास है 0 1 का कॉन्सेप्ट चला होता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है ना, 0 से 9 तक की डिजिट होती है और साथ में ए से लेकर के एफ तक के क्या होते हैं हमारे पास, लेटर्स होते हैं। इनसे लेकर के कोई नंबर्स वगैरह बन रहे होते हैं। इन दोनों की हमारे को जरूरत नहीं है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारे से सवाल पूछे जाएंगे वो डेसिमल नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। अब डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ना, उसमें मुझे बताएंगे नंबर बनते कैसे हुए। नंबर जो वो कैसे बनते जी, कोई बताएगा मुझे नंबर कैसे बनते हैं? किसकी सहायता से नंबर बनते हैं? कोई बता सकता है? नंबर कैसे बने? कोई संख्या अगर है तो वो कैसे बनी है, कोई बता सकता है? अंकों से, डिजिट से। तो इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कुछ डिजिट्स होती है, अंक होते हैं। कोई बता सकता है कितने अंक होते होंगे? 10 अंक होते हैं जी। वो कहां से शुरू होते हैं? 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हमारे पास 10 अंक है डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिससे हम क्या बनाते हैं? संख्याएं बनाते हैं। समझ रहे हो बात की नहीं? जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ लिख दिया, मैंने लिखा 2 और 3, तो आप इसको पढ़ोगे कैसे? 23 पढ़ोगे। ठीक है जी, इसको 23 पढ़ोगे। किस अंकों से, कितने अंकों से मिलकर बनाई? 2। तो मैं इसे कह सकता हूं ये 2 अंकों की संख्या है। 2 डिजिट नंबर बोल सकता हूं इसको, मैं बोल सकता हूं। मैंने लिखा 2 3 5 7, ये 4 डिजिट का नंबर, जिसमें एक डिजिट 2 है, एक 3 है, एक 5 और एक 7 है। समझ रहे हो बात की नहीं? ठीक है जी, एक नंबर मैंने लिखा 2 3 5 7 9, ये भी क्या है, कितनी डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट का नंबर, यानी कि 5 डिजिट इसमें लगी हुई है। ठीक है, अच्छा इनके कुछ होंगे, ये संख्या में किसी न किसी स्थान पर होंगे। आप इसको कैसे पढ़ो? 23 बोला आपने, इसको 2357, इसको 23,589, ऐसे पढ़ते हैं इसको। इनके कुछ ना कुछ तो स्थान होंगे ना, जिस कारण हम उसको पढ़ पा रहे हैं। ठीक है जी, तो एक नंबर लेता हूं मैं, जैसे 2 3 5 7। अगर मैं आपसे पूछूं ये 7 जो है इस संख्या में कौन से स्थान पर है, तो आप क्या बोलोगे? यूनिट प्लेस पर बोलना, यानी कि इकाई का अंक, इकाई का अंक है जी, बोलो। अच्छा ये 5 कौन से स्थान पर है? दहाई बोलते हैं इसको, बोलो, दहाई के स्थान पर है जी, यानी कि इसको बोला जाता है आपका जो है टेंस प्लेस, दहाई का अंक। दहाई तो जानते होंगे आप लोग, है ना, हिंदी मीडियम वाले। 3 100 प्लेस पर, मतलब सैकड़े पे, बोलो भाई। और ये 2 1000 पे, हजारों स्थान पर। ठीक है, ये जो इनके स्थान है, हाँ, इनसे भी सवाल बनते हैं और इनको कहा जाता है, जो जो स्थान है उनको क्या कहा जाता है? प्लेस वैल्यू। उनको क्या कहा जाता है? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अच्छा प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी संख्या में इस 7 नामक डिजिट का स्थान क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? मैंने कहा सर प्लेस वैल्यू इकाई के स्थान पर है, तो हम इकाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा जी? 7। इकाई के स्थान पर है ना ये। अगर मैं आपसे पूछूं 5 की स्थान पर है, तो 10 से गुणा किया जाएगा, कितना होगा जी? 50। ये जो 50 आ रहा है यही प्लेस वैल्यू है 5 की। समझ पा रहे हो आप? यही प्लेस वैल्यू है 5 की, ये जो 50 आ रहा है। क्लियर है सर? सभी को क्लियर है बात? अच्छा, 3 का बताएंगे जी। सर 3 जो है कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100 से गुणा किया जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा जिसका स्थान? 300। ये 300 जो आ रहा है यही प्लेस वैल्यू है इसकी। क्लियर है बात? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में डाउट तो नहीं आप लोग को? ठीक है जी। अच्छा, इसको लिखने का ना एक और तरीका भी होता है। कैसे? मैंने कहा जैसे ये लिखा है 5 गुना 10, क्या मैं इसको 10 की पावर 1 नहीं बोल सकता? तो जब मैं 50 लिख रहा मतलब ये 3 गुना 100 था। 100 कितनी होती है 10 की पावर? तो मैंने कहा 3 गुना 10 की पावर 2, ये भी तो प्लेस वैल्यू कहलाएगी इसकी, 3 की। तो कई बारी पावर्स में भी उत्तर होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो डरना नहीं, जितनी जीरो उतनी पावर होगी, क्योंकि 10 की आप जितनी बार आपस में गुणा करोगे उतनी जीरो बना देगा। 10 को 7 बारी गुणा करोगे तो 7 जीरो आ जाएगी, 6 बारी करोगे तो 6 जीरो, 2 बारी करोगे तो 2 जीरो, 3 बारी करोगे तो 3 जीरो, वही उसकी पावर बढ़ जाती है। क्लियर है बात? प्लेस वैल्यू क्लियर है साहब? एक नाम होता है जी फेस वैल्यू, एक नाम होता है फेस वैल्यू। कोई बता सकता है फेस वैल्यू क्या होती होगी? प्लेस वैल्यू समझ आया कि नहीं आपको? बताओ। एक नाम होता है फेस वैल्यू। फेस, चेहरा, बस यही तो है जिसपे मरते सब, चेहरे पे। फेस वैल्यू, जैसे हमारे पास 2, 3, 5, 7 एक नंबर था। ठीक है जी, पहचान तो चेहरे से ही होती है सबकी। ठीक है जी, तो मेरे पास ये 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकता है? सर फेस वैल्यू होती क्या है? ये डिजिट इटसेल्फ होता है, डिजिट इटसेल्फ, यानी कि जो अंक है जैसा दिखता है वही उसकी क्या होगी? फेस वैल्यू होगी। पहले भी पढ़ा रखा मैंने आप लोग को सारी चीजें। क्लियर है बात की नहीं? अच्छा, फेस वैल्यू का ना कुछ और नाम होते हैं, जैसे एथनिक। ठीक है जी, एथनिक भी इसको कहा जाता है, इसको जो है प्राइम वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 नाम और याद रख लो आप, क्योंकि कई बार ना हमारे पास ये नाम दिए जाते हैं। अच्छा, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? अंकीय मान, अंकीय या फिर जातीय मान इसको कहा जाता है। अंकीय या जातीय मान के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी, पहले बहुत सारे सवाल बनते थे इसके ऊपर, अब बहुत कम बनने लग गए। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि हमारे पास प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती क्या है। क्लियर है जी बात? इतनी बातें क्लियर है? बोलो। ठीक है जी। अच्छा, 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो ये दोनों क्या है? फेस वैल्यू। क्लियर है बात? बोलना भाई। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कोई डाउट? अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों से। जैसे मैंने ये लिख दिया 23.579, मैं आपसे 2 की फेस वैल्यू पूछना चाहता हूँ, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पूछना चाहता हूँ 2 की। कौन बताएगा 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? अब बताएंगे। 10 सी होगी, इसका मतलब ये होगा 2 गुना 10 या तो 20, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है 2 गुना 10 की पावर 1 लिखा जा सकता है। 5 की कौन बताएगा मेरे को? 5 की प्लेस वैल्यू, ये भी तो सवाल बनता है। 5 की प्लेस वैल्यू नहीं जी। एक बात याद रखना, मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा 23.579, ये तो होता है ना इकाई। ठीक है जी, ये होता है दहाई। पर ये जो पॉइंट के बाद चलते ये चलते 1/10वां हिस्सा, 1/10, ये हो गया जी 1/100, ये हो गया जी आपका 1/1000। ऐसा चलता है 1/10वां हिस्सा, 1/100वां हिस्सा, 1/1000वां हिस्सा, इसको ऐसे कहा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं कहा जाता इसे। ठीक बात है कि 1/10वां, 1/100वां, 1/1000वां, ऐसे आगे चलता जाएगा 10,000वां। ठीक है जी, 1,00,000वां, 10,00,000वां, इस तरह से आपके हिस्से चलते जाते हैं। क्लियर है बात? अब पीछे आते वापस। मैंने कहा सर तो 5 की प्लेस वैल्यू तो फिर आप ऐसे बोलोगे 5/10, ये हुई ना?
1/10 हुआ। लेकिन अगर इसको इस पावर के फॉर्म में लाना है तो कैसे लाएंगे? ये पावर के फॉर्म में हो जाता है 5 गुणा 10 की पावर -1। अच्छा सर, ये -1 का कॉन्सेप्ट सर्ट्स और इंडिसेस का केस एक होता है, अगर कभी भी, वापस आऊंगा उस पे, n की पावर x की पावर -n हो, इसे पॉजिटिव बनाना होता है तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1/x की पावर पॉजिटिव वाला n। एक सर्ट्स और इंडिसेस का केस है, इसे भी हम अपने आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लियर जी बात? और अगर प्लस वाला नीचे है, मुझे इसको ऊपर लाना है न्यूमरेटर के टर्म में, तो प्लस वाली पावर क्या हो जाती है? माइनस। इसी केस को मैंने ध्यान रखते हुए यहां पर क्या किया, अगर 5 बटे 10 है तो इसको मैंने पावर कितना कर दिया? 5 गुणा 10 की पावर -1। तो उसी प्रकार अगर मुझे 7 की प्लेस वैल्यू पता करनी होगी जनाब, तो आप क्या बताओगे जी? 7 गुणा 10 की पावर -2। अगर मुझे इसी प्रकार से 9 की प्लेस वैल्यू पता करनी होगी तो आप क्या बोलोगे? 9 गुणा 10 की पावर -3। समझ रहे बात की? तो ये होगी जी प्लेस वैल्यू हमारे पास में। क्लियर है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अगर आपको कोई दिक्कत हो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। डिजिट क्या होती है, क्लियर हुई बात है। अब मैं आप लोगों से एकदम लॉजिकल छोटे मोटे सवाल पूछने चाहता हूं, मुझे आप बताएंगे कुछ थोड़ी बहुत, आप मुझे बताएंगे कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जी? 0 फिर काउंटिंग नहीं हुआ ना, 0 कुछ नहीं हुआ, 1 होगा जी स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिससे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और लार्जेस्ट 2 डिजिट का, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट 10, लार्जेस्ट 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। ये सब समझ पा रहे कि नहीं? मतलब क्या होता है इसका कि भाई स्मॉलेस्ट ये है कि इसके पहले कोई 3 डिजिट का नंबर नहीं आता, और लार्जेस्ट ये कि इसके बाद कोई 3 डिजिट का नंबर नहीं आएगा, वो सीधा 4 का हो जाएगा फिर। ठीक है जी। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं कि भाई 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तुम्हारे को पहले ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता कौन सा है साहब। समझो बात की नहीं? 4 डिजिट का आखिरी सवाल है जिसके ऊपर सबसे छोटा 1 है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, उसका डिफरेंस पूछ लिया जाता था। ऐसे सवाल पूछ भी जाते थे पहले, अब नहीं पूछे जाते, अब थोड़ा एडवांस हो चुका है सिस्टम। क्लियर जितनी बात है? अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से ही आपका जो नंबर सिस्टम के सवाल बनना शुरू हो जाए। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से पहले पूछ ले जाते थे बहुत सारे सवाल, अब कम हो चुके इनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर्स का क्लासिफिकेशन। आपको पता है नंबर जो होते हैं ना वो सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। सारे नंबर कैसे होते हैं जी? कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, सारे नंबर कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। और यही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे 2 भागों में बंटे होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर क्या होते होंगे सर? सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लेक्स का ही बता देता हूं आपको। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि रियल और इमेजिनरी का जोड़ है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिखा 3 + 2 आयोटा, ये जो आयोटा टर्म है ना, ये जो आयोटा टर्म है यही हमारा क्या है? इमेजिनरी है। आयोटा टर्म ही हमारा क्या है जी? इमेजिनरी। और ये जो 3 है ये है रियल। तो रियल और इमेजिनरी का जो जोड़ है वही हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा जो होता है ना, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है? √-1 होती है। कभी देखा है अंडर रूट के अंदर -1? ठीक है जी, नहीं होता। ये इमेजिनरी संख्याएं हैं,
कल्पनाओं वाली संख्याएं हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं, हमारे एग्जाम का पार्ट रियल नंबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी जो है -1। ये हमारे जो है एडवांस में पढ़ा जाता है, जैसे +1 +2 में भी हम आयोटा वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। +1 और +2 का जो मैथ होता है उसमें आयोटा, और आगे तो फिर खैर और भी सारी चीजें, जिसने बीएससी वगैरह कर रखा है मैथ्स में वगैरह, सारी मैथ को पढ़ा है ना, तो उसमें उन्होंने आयोटा टर्म्स जरूर पढ़ी होगी, आयोटा, फैक्टोरियल, ऐसी ऐसी चीजें सारी पढ़ी होगी, ठीक है। इमेजिनरी समझ गए जी आप, जो कि कल्पनाओं में ही सोचा जा सकता है, वास्तविक में उनके जो है कोई होता नहीं, मतलब अंडर रूट के अंदर कभी -1 आता नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं रियल नंबर, जिनको हम वास्तविक संख्या के नाम से भी जानते हैं। रियल नंबर भी हमारे पास ना दो तरह के होते हैं, एक होता है रैशनल, रैशनल और इररेशनल, ये दो प्रकार की संख्या होती है हमारी की रियल नंबर। रैशनल, अच्छा रियल नंबर नहीं बताया मैंने, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन पर, दैट कैन बी रिप्रेजेंट, दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पर ड्रॉ किए जा सकते हैं, रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। जितने भी नंबर है उन सबको हम रियल नंबर, जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, वो आपके रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर भी दो तरह के होते हैं जी हमारे, रैशनल होता है और इररेशनल होता है, ठीक है जी। कौन बताएगा मुझे ये रैशनल नंबर होते क्या है? रैशनल नंबर क्या होते होंगे, कौन बताएगा मुझे? जिन्हें हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी, जिन्हें p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वहां पर q आपका बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस किसके फॉर्म में लिख सकते हैं जी? p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमारा जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो मैंने कहा फिर p बाय क्यू के रूप में क्या क्या लिखा जा सकता होगा? p बाय क्यू के रूप में क्या क्या लिखा जा सकता होगा जी? p बाय क्यू के रूप में क्या क्या लिखा जाए? तो p बाय क्यू के रूप में हम जो है क्या क्या लिख सकते हैं? हम फ्रैक्शन को भी लिखा जा सकता है और इंटीजर को भी लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन क्या होती है? भिन्न होती है। और इंटीजर क्या होते हैं? पूर्ण अंक, पूरे अंक, जो ना तो डेसिमल है ना ही फ्रैक्शन है, ठीक है जी। समझ आई बात? रैशनल कौन से हुए? जिन्हें p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन का उदाहरण मैं कुछ भी दे सकता हूं आपको, जैसे 3/2, ठीक है जी, -1/2, ठीक है जी, आपका जो है 4/3, ये फ्रैक्शन है ना, p बाय क्यू तो है। अच्छा इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो नंबर लाइन पर आपने देखा होगा बीच में 0 होता है, और इधर चलते हैं -1, -2, -3, -4, और इधर को +1, +2, +3, +4, और ये भी चले जाते हैं आपके इंफिनिटी तक, और ये भी चले जाते हैं आपके इंफिनिटी तक। यानी कि इंटीजर ऐसे नंबर्स है जिसमें क्या क्या आता है जी? जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है? जिसमें हमारे पास तीन चीजें आती है, एक तो नेगेटिव नंबर्स, एक तो 0, और एक पॉजिटिव नंबर्स। बोलो भाई, एक नेगेटिव, एक 0 और एक पॉजिटिव, यही आ रहे, देखो इंटीजर में यही आ रहे कि नहीं आ रहे? अब मैं आपसे कुछ और जानना चाहूंगा, जो हमारे पास 0 और पॉजिटिव अगर मैंने मिला दिया, 0 और पॉजिटिव मैंने मिला दिए, तो वो क्या कहला जाएंगे? इंटीजर को मैं यहां पर एक और डायग्राम से शो कर देता हूं। इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है जी। मैंने कहा इंटीजर के तहत हमारे पास नेगेटिव संख्या भी आती है, ठीक है जी, नेगेटिव संख्या भी आती है, ठीक है जी, 0 भी आता है और पॉजिटिव संख्या भी आती है। तो अगर मैंने 0 और इन पॉजिटिव को मिला दिया, तो किस प्रकार के नंबर कहलाएंगे? ये होल नंबर कहलाएंगे। सुना है आपने होल नंबर के बारे में? पूर्ण संख्या है जिनमें हमारे पास क्या हो जाता है, 0 के साथ नेचुरल नंबर्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं सिर्फ इन पॉजिटिव को ही रखूं, तो ये हो जाएंगे जी आपके नेचुरल। बोलो भाई, नेचुरल नंबर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हाँ या ना? कहलाएंगे। अच्छा ये नेचुरल नंबर भी आगे बढ़ते होते हैं,
एक होता है प्राइम में और एक होता है कॉम्पोजिट में। एक होता है प्राइम में और एक होता है कॉम्पोजिट में। नेचुरल नंबर क्या हुए? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर दो तरह के होंगे, प्राइम और कॉम्पोजिट। अब ये प्राइम नंबर क्या होते होंगे जी, कोई बता सकता है? हाँ जी, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है, हैविंग, ठीक है जी, टू फैक्टर्स। वो टू फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो नंबर इटसेल्फ और एक वन, दो ही जिसके फैक्टर। अच्छा, फैक्टर होता क्या है? फैक्टर क्या होता होगा? फैक्टर एक ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्या को काट देती है, ठीक है जी, जिसे वो भाग हो जाती। काटने का मतलब होता है भाग, और कटने का मतलब हो गया कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर जीरो हो गया जी। रिमाइंडर कितना हो गया जी? जीरो। समझ बात की नहीं? इसका मतलब होता है कटना। जो हम बोलते हैं ना कट रही है संख्या, तो उसका मतलब वो भाग हो रही है और जीरो रिमाइंडर बच रहा है। क्लियर है? कॉम्पोजिट क्या होते होंगे फिर? बोलो जी। हैविंग मिनिमम थ्री फैक्टर्स, जिनके कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए जी, उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास उसके दो फैक्टर है तो कहां से शुरू होते होंगे? एक से। बोलो भाई, एक से। अच्छा, नेचुरल नंबर का जो मैंने बांटा वो तीन भागों में बांट दूंगा मैं इसको। कैसे? मैंने कहा मैं एक को अलग रखूंगा, एक को अलग। जो एक होता है हमारा वो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। क्यों? प्राइम को कहा जाता है अभाज्य, कॉम्पोजिट को कहा जाता है भाज्य। अभाज्य और भाज्य। अभाज्य मतलब जो भाग नहीं हो रही है किसी और से, भाज्य मतलब जो सबसे कट जाती है, ठीक है। नाइदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर अगर हमारे पास दो फैक्टर रखने वाला है, एक नहीं आ रहा है उसकी कैटेगरी में, तो दो आएगा। दो आएगा क्योंकि दो जो है सिर्फ दो से कटता है या फिर एक से कटता है। तीन, तीन भी खुद से कटता है या एक से। पांच, सात, 11 और ये भी आपके चलते चले जाएंगे। क्लियर है बात? कॉम्पोजिट में कौन से आ जाएंगे? कहां से शुरू होगी? एक से। दो तो प्राइम हो गया, तीन भी प्राइम हो गया, तो चार एक ऐसा नंबर हो गया जिसके कितने फैक्टर है? तीन। कौन कौन से? एक तो एक से कटता है, दो से कटता है, खुद चार से भी कटता है, तो तीन फैक्टर हो गए इसके मिनिमम। इसलिए क्या होगा? शुरुआत कर देगा हमारे कॉम्पोजिट नंबर की। चार हो गया, उसके बाद अगला 6, उसके बाद अगला 8, उसके बाद अगला 9, फिर उसके बाद 10। 9 भी आएगा। 9 प्राइम नहीं है क्योंकि 9 के अलग तीन फैक्टर है, 1, 3 और 9। समझे बात की नहीं? तो इसके तहत आ जाएगा और ये कैरी ऑन चलते चले जाएंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर हुई जी? एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम नंबर्स के ऊपर, जहां से हमने किया था शुरू। मैंने कहा हमारे नंबर क्या होते हैं जी? सारे कॉम्प्लेक्स। क्या होते हैं जी? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जिसमें रियल भी होता है शामिल और इमेजिनरी भी शामिल होता है। ठीक है जी। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? रैशनल और इररेशनल। ठीक है जी। इररेशनल, रैशनल और इररेशनल। चलेगा? ठीक है जी। रैशनल और इररेशनल। ठीक है जी। रैशनल क्या होते हैं? जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में हम फ्रैक्शन को भी लिख सकते हैं और इंटीजर को भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मैंने आपको उदाहरण दिया। इंटीजर कितने होते हैं जी हमारे? या तो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। फिर उसके बाद मैंने इंटीजर को कहा कि इंटीजर जो हमारे पास होते हैं जी वो कितने होते हैं? नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। अगर मैं जीरो और पॉजिटिव को मिला दूं तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर। सिर्फ पॉजिटिव को देखूं तो नेचुरल। नेचुरल आगे कितने आते हैं जी? प्राइम और कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर, एक तो वो नंबर और एक एक एक। ठीक है जी। और कॉम्पोजिट जिनके मिनिमम कितने? तीन फैक्टर। चार से शुरू, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसे आगे चलते चले जाते हैं। एक ना तो प्राइम है ना ही कैसा है? कॉम्पोजिट है। ओके जी, आगे बात करते हैं अब। एक आपने सुना होगा इवन, इवन नंबर, सम संख्या सुनी आप लोगों ने। और एक सुना होगा आपने ऑड नंबर। और ऑड नंबर की डेफिनेशन,
इवन नंबर की डेफिनेशन और ऑड नंबर की डेफिनेशन हमें कौन बताने जा रहे हैं जी? इवन नंबर क्या होते होंगे? इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है जी, डिविजिबल बाय 2, यानी कि जिन जो जो संख्याएं 2 से कटती है वो कैसी संख्या है? इवन। तो कौन कौन सी कटती होगी 2 से? 2, 4, 6, 8, 10। मैं कहूं -4 करता है 2 से, -2, -8, -6 कटता है ना 2 से। तो डेफिनेशन इसकी ऐसी है कि इवन नंबर में जरूरी है पॉजिटिव आते, नेगेटिव भी आते हैं जो 2 से कटते हैं, समझ रहे हो ना बात? उसके बाद आते हैं आपके ऑड नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 2 से नहीं कटते, कौन सी संख्या 2 से नहीं कटती होगी? 1, 3, 5, 7, 9, -1 नहीं करता, -3 भी नहीं करता, -5 नहीं करता, -7 भी नहीं करता। तो इवन और ऑड पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि वो संख्याएं जो है 2 से कटनी चाहिए, तो इवन, नहीं कटी तो ऑड। क्लियर है जितनी बात है? पक्का? बोलो भाई। रैशनल नंबर, ठीक है जी, उसमें एक इरेशनल नंबर पढ़ा होगा हमने। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि फ्रैक्शन नहीं बन सकती उनकी, नहीं बन सकती, तो हमारे क्या हो जाएंगे आपके P बाय Q। जैसे उदाहरण के लिए √2 नहीं टूटता पूरी तरह से, ठीक है जी, क्यूब रूट 3 नहीं टूटता पूरी तरह से, 0.10010001, ठीक है, 1 2 0 1 ऐसा कुछ चल रहा है, यानी कि ना तो डेसिमल खत्म हो रहा है और ना ही फ्रैक्शन बन पा रही है। तो इस तरह के नंबर भी किसमें आते हैं? इरेशनल के तहत आते हैं। अब ये देखा होगा आपने सर, अगर मैं बात करूं एक कैसा नंबर है जी? एक कैसा नंबर है, रैशनल या इरेशनल? आप बोलोगे महाराज आपने बताया कि P बटे Q में अगर लिख सकते हैं तो वो रैशनल होते हैं। मैंने कहा ये तो P है, Q तो है ही इसका, तो मैंने कहा इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा नंबर पे? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं? रैशनल के नंबर में लिख सकते हैं, चाहे हमारे पॉजिटिव है इंटीजर। अच्छा मुझे बताना जीरो कैसा नंबर है जी? जीरो रैशनल है या इरेशनल है? ये भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि जीरो के बटे में भी 1 लिखा जा सकता है। हमें नीचे जीरो नहीं चाहिए, ऊपर तो हो सकता है ना। क्लियर है बात की नहीं? चलिए जी, अब बात कर लेते हैं, एक डेसिमल आता है, डेसिमल। उसमें कुछ चीजें आती है और उसके ऊपर बहुत सारे सवाल बन रहे होते हैं जी डेसिमल पे भी। डेसिमल जो होते हैं ना हमारे पास, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा हिंदी वाले जो विद्यार्थी है उनको दिक्कत तो नहीं आ रही टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में? ठीक है, हिंदी में अगर इसको कहा जाता है ना, उसको शांत कहा जाता है, शांत। डेसिमल को कहा जाता है दशमलव। मेरे ख्याल से दशमलव ही पढ़ना, थोड़ा दशमलव बोलना ही थोड़ा सा लग रहा है, डेसिमल आसान है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर फिर भी दिक्कत है तो इसको दशमलव कहा जाता है, इसको शांत कहा जाता है और इसको अशांत कहा जाता है। अशांत 9th क्लास में पढ़ा होगा हमने, शांत और अशांत। जो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसी फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी? 0। मतलब शेषफल। पिछली सारी टर्म्स को मैं हिंदी में लिख दूंगा, शेषफल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? जहां पर रिमाइंडर 0 ना आए, शेषफल 0 ना आए। कहने का मतलब ये सर, अगर मैंने 35 को भाग करने पर जाहिर सी बात है डेसिमल तो आएगा, दशमलव लगेगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 35 नहीं आता है, दशमलव लगेगा। हम चेक करेंगे, मैंने कहा जैसे मैं भाग करने जा रहा हूं 35 को किससे? 4 से, तो 8 चौके तो 32 होता है। बोलो भाई कितना बचा? 3। अब तो छोटा पड़ गया तो दशमलव लग गया, दशमलव लगने पर एक 0 मिल जाती है। ठीक है जी, 7 चौके 28 होता है, 30 से 28 जाएगा, कितना बचेगा जी? 2 पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 और आ जाएगी। 4 के 5 पहाड़े में आता है कि नहीं?
यानी कि इस 33/4 फ्रैक्शन का जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, शांत या अशांत, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेट वो है जहां पर हमारे पास शेषफल क्या आ जाए, 0, तो वो प्रकार हमारा कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस प्रकार के नंबर को हम कहां रखते हैं जी, रैशनल के तहत। इररेशनल में आता है, तो जो डेसिमल का रैशनल के तहत हिस्सा आता है वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर है बात। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना तो शेषफल 0 आ रहा है, ना संख्या पूरी तरह से भाग हो रही है, चलता ही जा रहा है, वो चलता ही जाएगा। वो चलने वाला भी दो तरीके से चलता है, कौन कौन सा जी, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है जी। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये रिपीट होगा क्या, डेसिमल के बाद नंबर्स, समझो ना बात। जैसे एक उदाहरण, ये वाला जो टाइप होता है सर, ये वाला टाइप रैशनल में आता है और ये वाला टाइप आता है आपका इररेशनल। अच्छा, ये वाला टाइप ऐसे होता है जैसे मेरे को भाग करना है 1 को 3 से, 1/3। आप देखोगे भाग करते वक्त आप पाओगे एक अंदर तो 3, छोटा है तो पॉइंट लग गया 10, 3 3 9, फिर एक बचा पॉइंट लगा 10, 3 3 9, फिर एक बचा है फिर 10, 3 3 9, ये 3 3 3 3 3 चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ना तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, ना तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और ना ही हमारे पास जो प्रसार है वो रुक रहा है, वो भी कैसा चल रहा है आपका, आगे की ओर चलता जा रहा है, पॉइंट 3 3 3 3 3 चलता जाएगा। आप काफिया भर दोगे लेकिन ये 3 दिन खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये किस तरह का होता है जी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझो बात, ये किसके तहत आता है जी, आपने भी पढ़ा होगा 9th क्लास में 0.3 के ऊपर बार को P/Q के रूप में लिख के दिखाओ, पढ़ा होगा 9th क्लास में, पढ़ा होगा आप लोगों ने सारी चीजें। तो इसको भी हम जो है सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए, ये वाला नंबर आता किसके तहत है, रैशनल के तहत। इससे रिलेटेड भी सवाल आगे बहुत सारे हमारे पास लगे हुए। क्लियर है बात की नहीं, बताओ भाई। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग समझ आया आपको। सर ये जो रिपीटिंग वाले होते हैं ना, कई तरह के हो सकते हैं, रिपीटिंग वाले जो हो सकते हैं कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 0.33 हुआ, चलता जा रहा है, 0.3 के ऊपर बार इसको हम लिख सकते हैं। इस प्रकार के जो है प्योर रिपीटिंग होते हैं, प्योर रिपीटिंग, रिकरिंग रिपीटिंग किसको कहा जाता है, प्योर रिपीटिंग, ठीक है जी, आपका रैशनल नंबर। अच्छा, एक होता है इस तरह से, कैसे, मैंने कहा 626262, यानी कि 0 के बाद एक नंबर रिपीट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आने वाले सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको कहा जाता है आपका मिक्स रिपीटिंग, मिक्स रिपीटिंग। इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया 2025 में आपके एसएससी में, ठीक। क्लियर की बात। रिकरिंग लिखा होता है वहां पर कई बार, रिकरिंग रिपीटिंग रिकरिंग, ठीक है जी, समझ आ गई। ये दोनों तरह के हमारे किस में आते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में। अगर पॉइंट के तुरंत बाद रिपीट होना शुरू होता है तो उसको प्योर रिपीटिंग कहा जाता है, और अगर पॉइंट के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर छोड़ने के बाद रिपीट होता है तो उसको मिक्स रिपीटिंग कहा जाता है। क्लियर है बात। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कौन कौन से आते होंगे, नहीं, एक नंबर मैंने लिखा जैसे 0.10 1001 00001 0000001 ऐसे, या फिर 0.12340157012, ना तो रिपीट हो रहे पूरी तरह से और ना ही खत्म हो रहे हैं। इस तरह के नंबर किसके तहत आते हैं जी, आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के तहत। क्लियर है बात। एक चीज और मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक होता है जी हमारे पास पाई, और एक होता है 22/7, एक होता है 3.14, और ये भी खत्म नहीं होता, चलता रहता है। इन तीनों में से कोई रैशनल में आता है कि इरेशनल में आता है, कि कोई नहीं आता दोनों में से कहीं भी, कौन सा इरेशनल के तहत आता है जी,
3.14 पाई की क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, और 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स। मतलब हम इसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मान लिया गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 होगी, लेकिन ये पाई की वैल्यू नहीं होती है, इसको हम अप्रोक्स मान लेते हैं भाई कि चलो इतना रख लेते हैं, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग चला जाएगा। एक्चुअल 22/7 का जो बात करते जाओ, मतलब जो पाई का आप वैल्यू निकालोगे ना, वो 3.1 समथिंग 4 चलता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन 22/7 तो क्या है, फ्रैक्शन है, और जब फ्रैक्शन है 22/7 लिखा जा सकता है ना बी बाई क्यू के रूप में, 7 जीरो तो नहीं है। तो ये वाला जो 22/7 आता है, ये रैशनल के तहत आता है, इस बात को लिख लेना, कई बार इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। 22/7 आपका क्या है, 22 बटा पाई जो कि इक्वल टू 3.14 समथिंग के है, ये आपका इररेशनल है। समझ गए बात, ये भी हमारे सवालों में पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भाई इनमें से बताओ कौन सा इररेशनल है, वहां पर पाई भी दिया हुआ, हम उसको मानने की नहीं, तो 22/7 होता है, तो हम बोलेंगे इसमें तो गलत है, हमारे पास उत्तर दिए हुए। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि पाई एक इररेशनल नंबर है, उसकी जो वैल्यू हम लिखते हैं 22/7, वो एक कैसा है, रैशनल नंबर है। क्लियर है जी बात, ये बात समझ आई, बताओ भाई इतनी बात क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। चलो जी, ये भी सारी क्लियर हो चुकी है। कुछ और प्रॉपर्टीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमने पीछे एक नंबर पकड़ा था, इरेशनल क्लियर होगी बात है। इंटीजर पता चल गया, इंटीजर क्या होता है, जो कि जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेकर के अपने अंदर चल रहा होता है, ठीक है जी। पॉजिटिव और जीरो को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव को रखेंगे तो नेचुरल, नेचुरल के तहत प्राइम और कॉम्पोजिट आ जाता है, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, क्लियर है। कॉम्पोजिट होते हैं जिनमें मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं, बाकी मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, क्लियर है बात, हाँ ना, इतनी बातें क्लियर है। एक नंबर होता है साहब को प्राइम, सह अभाज्य संख्या इसको नाम दिया जाता है, सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य, ठीक है जी। को प्राइम नंबर को सह अभाज्य के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होते होंगे, इसमें कंफ्यूजन ये रहती है कि सर एक तो आ रहा है प्राइम, एक आ रहा है सह, सह मतलब जोड़ीदार, प्राइम दो जोड़ीदार होते होंगे, उनको को प्राइम कहते होंगे, नहीं। को प्राइम वो नंबर होते हैं, ठीक है जी, वो नंबर होते हैं, वो 2 नंबर, वो 3 नंबर, वो 4 नंबर, जिनमें हमारे पास क्या होता है जी, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 हो। जो संख्याएं दोनों मिलकर के सिर्फ 1 से कटती हो, वही आपकी क्या हो जाती है, को प्राइम होती है। समझो बात के लिए, जरूरी नहीं है कि दोनों ही को प्राइम हो, तीनों ही को प्राइम हो सकता है एक प्राइम हो, एक आपका ऑड हो, एक इवन हो, लेकिन दोनों को हमने जब कंबाइन देखा तो दोनों संख्या सिर्फ 1 से ही कट रही, बाकी कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो कैसी संख्या होगी हमारी, को प्राइम। उदाहरण के तौर पर मैंने लिया जैसे 2 और 3, क्या 2 और 3 को कोई ऐसी और काट पाती है, एक ही सिर्फ एक ही काट सकती है, 2 को भी एक काटती है, 3 को भी एक काटती है, देखो 2 1 से करता है, 2 से करता है, 3 1 से करता है, 3 से करता है, कॉमन किससे करता है, 1 से। मैंने लिखा 3 और 4, ये भी को प्राइम होगा, हाँ या ना, ये को प्राइम नंबर्स होंगे। क्या ये दोनों मिलकर के ऐसे नंबर बन रहे हैं जिनको सिर्फ एक ही काटता है, हाँ या ना बोलो। मैंने कहा 3 को 1 काट सकता है और 3 काट सकता है, 4 को 1 2 और 4 काट सकते हैं, लेकिन कॉमन कौन काटता है इनको। तो इस बात से कंफ्यूजन नहीं होना, सर 4 नहीं है प्राइम, बेशक नहीं है, लेकिन 3 के साथ मिलकर के वो कैसे बन गए, को प्राइम बन गए दोनों। समझो बात की नहीं, इस पे भी सवाल बन रहे हैं आजकल, प्राइम नंबर्स पे, कॉम्पोजिट नंबर्स पे सवाल बन रहे काफी सारे स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 4 और 8 को प्राइम हो गए, करता है 4 1 से करता है, 2 से करता है, 4 से करता है। आप देखोगे इसमें दोनों में कॉमन 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। मैंने तो यही कहा था को प्राइम वही है जिनमें 1 हो कॉमन, तो इसका मतलब 4 और 8 आपके को प्राइम नहीं है। समझ लो ना बात आप लोग, ठीक है जी, इस बात का भी ध्यान रखना, को प्राइम क्या है और क्या नहीं, क्लियर है बात। तो इसको मैं लिख ही देता हूं ताकि आप इसको ध्यान रखो। एक और नंबर आता है जिसका नाम है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम लिख दिया था आप लोगों ने इस चीज को, ट्विन प्राइम जानते होंगे, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम बता सकता है मुझे कोई, ट्विन प्राइम। अब ये क्या होते होंगे, ट्विन प्राइम एक ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे दो नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर, ठीक है जी, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच डिफरेंस 2 का होता है,
ठीक है जी, टू प्राइम नंबर्स, ठीक है, हैविंग डिफरेंस बिटवीन देम इज टू, दो का डिफरेंस जिसके बीच में होता है और वो दोनों प्राइम होने चाहिए। यहां पर कंडीशन है दोनों प्राइम होने चाहिए। तो मैंने उदाहरण लिया, मैंने कहा 3 और 5, क्या 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है? तो ये कैसे है? ट्विन प्राइम। मैंने कहा 5 और 7, 2 का डिफरेंस है, ट्विन प्राइम। 11 और 13, 2 का डिफरेंस है, ट्विन प्राइम। समझ लो ना बात? तो जिन जिन प्राइम नंबर के बीच में दो दो का गैप है उस तरह के नंबर क्या कहलाते हैं? आपके ट्विन प्राइम कहलाते हैं। कंडीशन ये है कि वो दोनों प्राइम होने चाहिए। मैंने लिखा 7 और 9, ट्विन प्राइम होंगे। क्यों? क्योंकि सर 7 तो 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, तो ये आपका प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम आपका नहीं होगा। ट्विन प्राइम आपका नहीं होगा जी। क्लियर है बात? क्लियर है? आगे चलते, एक और नंबर होता है, लिख रहे इसको, एक और नंबर होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, इस बारे में पढ़ा है आपने कभी पहले? परफेक्ट नंबर, इसके ऊपर भी एक सवाल बन जाते, एक दो सवाल बन जाते हैं। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर का सम उसी संख्या के बराबर हो। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर। ठीक है जी। अब जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास एक नंबर है 2, 2 को कौन कौन काट सकता है जी? 1 से जा सकती है भाग, 2 से जा सकती है। हमने उस संख्या को भूल जाना है और जो बाकी हमारे पास फैक्टर बचे होंगे अगर उनको जोड़ करके वो संख्या के बराबर आ गया तो वो कैसा संख्या हो गया? एक परफेक्ट संख्या होगी। जैसे 6 लिया मैंने, 6 को कौन कौन भाग करता है जी? 1 से भी भाग होता है वो, 2 से भी, 3 से भी और 6 से। मैंने बोला 6 को छोड़ दो, बचे हुए अगर फैक्टर का सम संख्या के बराबर हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि बचे हुए फैक्टर का सम अगर संख्या के बराबर हो गया तो ये कैसा संख्या हो जाएगी हमारे पास? परफेक्ट संख्या हो जाएगी, आपका परफेक्ट हो जाएगी, उचित बोल सकते हैं हम एक तरह से इसको। ठीक है, परफेक्ट हो गया जी, एकदम परफेक्ट है ये संख्या। समझ लो बात की नहीं? और ये स्मॉलेस्ट है, सब पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं आती जिसके फैक्टर्स का सम उसी संख्या के बराबर हो। क्लियर है बात? तो महाराज अगर 6 सबसे छोटी है तो इसके बाद कौन सी आती होगी? कौन सी आती होगी इसके बाद? कोई आप बता सकते हो? तो 6 के बाद जो आता है वो आपका अगला आता है 28। क्योंकि 28 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 4 से भाग होता है, 7 से भाग होता है, 14 से भाग होता है, 28 से भाग होता है। 28 को भूल जाओ, बाकी सबका अगर सम 28 के बराबर आ रहा है तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? परफेक्ट संख्या हो जाएगी। बोलो भाई, क्या इस बात को समझे आप? परफेक्ट संख्या ही होगी और हर डिजिट में एक ही परफेक्ट है। जैसे एक डिजिट 1 से लेकर के 9 तक 6 आएगा, फिर 10 से लेकर के 99 तक सिर्फ 28 है, इसके बाद कोई नहीं आता। फिर उसके बाद 100 से लेकर के 1000 तक 496 आएगा, जो कि आपका क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा 496। समझ रहे हो बात की नहीं? क्लियर है बात? और ये हमारा 3 डिजिट का हो गया जी, परफेक्ट हो गया। इसके फैक्टर जितने भी होंगे हमारे इसके सम के बराबर होंगे। यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं मैं आप लोग को, इतनी बातें क्लियर है? हमेशा याद रखना जो परफेक्ट नंबर होगा ना हमारा, परफेक्ट नंबर होगा, उसका जो डिजिटल सम होगा, डिजिटल सम वो बराबर 1 होगा एक्सक्लूडिंग 6। परफेक्ट नंबर होंगे उनका डिजिटल सम 1 होगा। कितना होगा जी? 1। 28 का डिजिटल सम कितना हुआ जी? 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1। 496 का, ठीक है जी, 6 4 10 और 9, ठीक है जी, 19, 19 का डिजिटल सम 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम 1, यानी कि डिजिटल सम उस संख्याओं का कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है बात? हाँ या ना बोलो? परफेक्ट नंबर समझ आया आप लोग को? ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उसी संख्या के बराबर होता है। क्लियर है? सर डिजिटल सम हो,
डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट्स का तब तक सम करते जाना है जब तक वो वन डिजिट का ना रह जाए। उदाहरण के तौर पर मैंने एक आपको जो संख्या दी, जैसे 2 4 6 8 होगा डीएस डिजिटल सम। आप इनकी सारी डिजिटों को जोड़ोगे 2 4 6 8 और 9। मैं देखूंगा 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 9 कितने हो गए 29। फिर और जोड़ेंगे 9 और 2 कितना हो गया 11, फिर और जोड़ेंगे 1 और 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब इस डिजिटल सम कितना है, इसका 2 है। समझे बात की नहीं? डिजिटल सम क्या है? डिजिटों का तब तक आपस में सम करते जाओ जब तक उसकी जो सम है वो वन डिजिट ना बन जाए। समझ गए सर? इसका मतलब एक और भी है, रिमाइंडर। रिमाइंडर व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय 9। 9 से संख्या को भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा उसी को ही डिजिटल सम कहा जाता है। उसी में क्या कहा जाता है? डिजिटल सम। ठीक है जी। मैंने कहा सर 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा अगर उसी को डिजिटल सम कहते हैं, तो मैंने कहा 9 तो इसमें काउंट ही नहीं होगा, 9 खत्म। 9 से 9 को भाग देने पर क्या बचेगा? 0। ठीक है जी। और 6 4 10 और 18 ये खत्म, क्योंकि 18 को भी 9 से भाग देने पर क्या बचेगा? 0। तो बचा क्या फिर? 2। तो हम सीधा उत्तर में बता सकते थे कि इसका डिजिटल सम कितना होगा? 2 होगा। समझो बात? नहीं समझे? एक और सवाल लेते हैं। मैंने जैसे उदाहरण के तौर पे लिया जी, मैंने कहा ये 2 0 7 8, ठीक है जी, 4 आपका जो है 9 और 5, एक ये संख्या ली। मुझे क्या का डिजिटल सम चाहिए आप लोगों से। मुझे एक संख्या का क्या चाहिए? डिजिटल सम। तो आपस में दो तरीके, या तो सारी डिजिटों को जोड़ करके सिंगल डिजिट बनाओ, या दूसरा जो संख्या 9 9 से कट जा रही है, 9 का पेयर बनता जा रहा है, उसको बाहर हटाओ, जो बच जाएगा उसको काउंट करेंगे। मैंने कहा पहला तरीका देख लेते, जो पहला तरीका हमने सीखा डिजिटल सम का। मैं देखूंगा, मैंने कहा 2 में 0 जोड़ा कितना हुआ? 2। 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35। सबका सम कितना आ गया जी? पर मैंने तो बोला है यूनिट डिजिट तक जाना है, एक डिजिट बचनी चाहिए। 3 और 5 का और सम करेंगे कितना है जी? इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका डिजिटल सम। डिजिटल सम। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ये इसका क्या हुआ? डिजिटल सम। मैंने कहा सर अगर ऐसे करते जो 9 9 के पेयर उसको हटा देते तब क्या बचता? तब भी आपका यही बचता। कैसे? मैंने कहा 9 को 9 से भाग देने पर 0 रिमाइंडर, 5 4 9 0 रिमाइंडर, 7 2 9 0 रिमाइंडर, बचा क्या सर? 8। और 8 को 9 से भाग देने पर 8 बचता है। समझो बात के लिए? 8 को जब हम 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है? 8 बचता है। कैसे किया जाता? 0 गुणा 9 0, बचा क्या? रिमाइंडर 8। समझो बात के लिए? और 9 से किसी भी संख्या को, किसी भी डिजिट को भाग देने पर, जैसे हमेशा याद रखना इस बात को, अगर आप 9 से 1 को भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 9 से 2 को भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ये रिमाइंडर की बात है जी। 3 को भाग दे रहे हो 9 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। ठीक है जी। 4 को भाग दे रहे हो 9 से, रिमाइंडर 4। 5 को दिया 5। कोई भी छोटी संख्या जब बड़ी संख्या से भाग दी जाता है ना तो रिमाइंडर उतना ही बचता है। हमेशा याद रखना इसको। ये 9 का ही केस नहीं, अगर मैं 7 से 5 को भाग करूँ ना तो भी रिमाइंडर 5 ही बचेगा साहब, क्योंकि पहला रिमाइंडर जो होता है आपका क्या? 0 से भाग किया जाता है पहले, तो 0 से भाग करने पर रिमाइंडर में कितना बचेगा? वो बाद में लगता है फिर पॉइंट। समझ रहे हो ना बात? इस बात का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। वैसे ही 6 को अगर भाग दिया जाएगा 9 से तो 6 बचेगा। 6 को 9 से भाग दिया जाएगा तो 6 रिमाइंडर। ठीक है जी। और 7 को भाग दिया जाएगा तो 7 रिमाइंडर, 8 को भाग दिया जाएगा तो 8 रिमाइंडर, 9 को भाग दिया जाएगा 9 से तो 0 और 9 दोनों आप रख सकते हो, 0 या 9। समझो बात की नहीं? तो ये हमेशा याद रखना, जो रिमाइंडर बच सकते हैं 9 से भाग देने पर वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच सकते हैं। अपनी तसल्ली के अनुसार हम इसका यूज करते चले जाएंगे। क्लियर है बात की नहीं? ये तो सारे रिमाइंडर कैसे है जी? सारे रिमाइंडर कैसे कैसे रिमाइंडर है सारे? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिमाइंडर हाँ या ना बोलना। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है जी। नेगेटिव रिमाइंडर
इसका बड़ा यूज करूंगा मैं आगे सवाल में, देखना नेगेटिव रिमाइंडर का भी डिजिटल सम लगाऊंगा जब। तो अगर मैं 8 को भाग करता हूं 9 से तो मेरे पास बचेगा क्या वैसे रिमाइंडर 8, लेकिन अगर मैं नेगेटिव निकालना चाहूं तो कितना बचेगा -1। मतलब क्या हुआ सर इस नेगेटिव रिमाइंडर का, यहां बताता हूं तसल्ली से। मैंने कहा जैसे मैंने बड़ी संख्या लेता हूं, जैसे मेरे को मान लो 33 है, मेरे को 33 को भाग करना है किससे 8 से, 33 को भाग करना है किससे 8 से, तो 8 के पारे में 33 तो नहीं आता, 8 चौके 32 आता है। अब जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचा 1, ये पॉजिटिव बचा कि नहीं। मेरे पास ना इसी चीज को करने का एक और तरीका, कैसे, मैंने कहा जैसे मैंने 8 को भाग किया 33 से तो मैं 32 ना लिखा के अगला पारा पढ़ूंगा, 8 पंजे 40। अब जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा माइनस का, इसे कहा जाता है नेगेटिव रिमाइंडर। हम रिमाइंडर नेगेटिव ले सकते हैं साहब अपनी तसल्ली के अनुसार, नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं और पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, समझो बात की नहीं, ये है नेगेटिव रिमाइंडर। तो जैसे ही मैंने 8 को 9 से भाग किया तो पॉजिटिव तो 8 बचता, लेकिन नेगेटिव क्या बचेगा 9 एकम 9, 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1, समझो बात की नहीं। तो नेगेटिव भी हो सकता है डिजिटल सम, पॉजिटिव भी हो सकता है डिजिटल सम, समझो ना बात आप लोग, समझ लो। तो अगर किसी का जैसे हमारे पास पिछली संख्या का जो डिजिटल सम बचा था डिजिटल सम, समझो बात के लिए, अगर यहां पर इसका डिजिटल सम 2 बचा है तो इसको मैं -8 भी लिख सकता हूं, सॉरी -8 नहीं -7, -8 नहीं -8 भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकते हो सर, बड़ी सहूलियत होगी इससे, बहुत ही ज्यादा सहूलियत होगी सवाल को सॉल्व करने पर, देखना तो सही आप लोग, समझ लो ना बात। तो नेगेटिव डिजिटल सम और पॉजिटिव डिजिटल सम समझ आया आप लोग को, ठीक है जी। अच्छा सर कई बार अगर मान लो सवाल को सॉल्व करते वक्त हमारे पास नेगेटिव डिजिटल सम आ गया और उत्तर में हमारे पास कहीं भी नेगेटिव डिजिटल सम नहीं है सवाल के, तो हम उसको क्या करेंगे, तो जब भी नेगेटिव डिजिटल सम आए उसको उसी में जोड़ देना जिससे बात किया था 9 से, तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा जी, हमारे पास पॉजिटिव डिजिटल सम आ जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही सारी चीज, जब भी नेगेटिव डिजिटल सम होगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 9 जोड़ देना उसमें, समझ लो बात, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमारी जो है क्या हुई डिजिटल सम के माध्यम से मैंने आपको बता दी। अच्छा डिजिटल सम अभी थोड़ी देर पहले कहां से आएगी, परफेक्ट नंबर से, मैंने आपको बताया कि परफेक्ट नंबर में 6 को छोड़कर के जितनी भी परफेक्ट संख्याएं होंगी उनका डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा। और एक और बात ऐसी जान लो, कोई भी परफेक्ट नंबर ऑड नंबर नहीं होगा, कोई भी परफेक्ट नंबर आपका ऑड नहीं होगा, ये कैसे है, ऑल इवन होते हैं, सारे के सारे इवन नंबर होते हैं आपके क्या परफेक्ट नंबर, क्लियर है जी बात, बोलो समझ आई बात आपको कि नहीं। तो ये है हमारा आज का जो है कॉन्सेप्ट जिसमें हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर्स के बारे में, क्या क्या नंबर होते हैं, कितने कितने प्रकार के होते हैं, किस किस नंबर के तहत क्या क्या आता है, ठीक है जी। एक बार फिर से आप लोग के सामने मैं इन चीजों को ला देता हूँ। कल अगर के सवाल करेंगे तो कल कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या उत्तर होगा, समझो बात की नहीं। हालांकि कॉन्सेप्ट अभी और बचे हुए, अभी ऑड इवन की प्रॉपर्टीज बची हुई, अभी प्राइम नंबर निकालते कैसे, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो बची हुई है, लेकिन जितने मैंने आपको करवा दिए इसके ऊपर जो सवाल बन सकते हैं कल से सवालों की प्रैक्टिस शुरू आपकी हो जाएगी। नंबर सिस्टम एक अच्छा चैप्टर है और पूरे के पूरे जो हमारे अर्थमेटिक डीआई जितना भी हमारा अलजेब्रा उसमें जो है इसका क्या है महत्वपूर्ण योगदान है साहब। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि हम ऐसा भी सोच सकते थे आगे नंबर्स में, समझ लो ना बात, अभी तो शुरुआत हुई है, क्लियर है, बोलो भाई। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उसके नंबर सिस्टम से कितने तरह के सिस्टम पढ़ाए मैंने आपको, या तो डेसिमल हो सकता है, या तो बाइनरी हो सकता है, या तो फिर आपका हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, बहुत सारे होते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। उसमें से हमारे एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट है वो कौन सा है जी, डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास जो डिजिट्स होती है वो कितनी होती है जी 10 डिजिट होती है, कहां से शुरू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक कहा जाता है। कोई भी संख्या जो हमारे पास उसमें ना कोई स्थान होते हैं उसके, इकाई का, दहाई का, 1000 10,000 सैकड़ा, ठीक है जी, उन स्थानों को हम नाम देते हैं क्या प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है जी, जैसे मान लीजिए मेरे को ये संख्या दी गई थी 2 3 5 7, मुझे इसमें 3 100 सैकड़े पे 3 गुना 100 300 बोल सकते हैं, या फिर 3 गुना 10 की पावर 2 बोल सकते हैं, क्लियर है बात। आगे हमने पढ़ा था फेस वैल्यू जिसको एथनिक प्राइम वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसको अंकीय और जातीय मान के नाम से जाना जाता है जी। 7 का जातीय मान नंबर नहीं डिजिट इटसेल्फ होता है, जैसा डिजिट वैसा ही उसका क्या स्थानीय मान फेस वैल्यू।
7 का 7, 3 का 3, 2 का 2, आगे चलते। उसके बाद हमने पॉइंट वाला पढ़ा, जैसे 23.579, इसमें 2 का तो प्लेस वैल्यू तो दाई वाला होगा 2 × 10, 3 का 3 एकम 3 हो जाएगा। 5 का क्या होगा 5/10, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है 5 × 10 की पावर -1। 7 को 7 × 10 की पावर 2, 9 को 9 × 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। फिर हमने आगे क्या पढ़ा, बताया था मैंने आपको कि 1, 10वां, 1000वां, 100वां हब के जो प्लेसेस चलते हैं पॉइंट के इस साइड। उसके बाद अगर x की पावर -n होती है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं 1/x की पावर n कर देते हैं। अगर कहीं 1/x की पावर n लिखी है पॉजिटिव वाली तो माइनस बनाने के लिए ऊपर कर देंगे, माइनस हो जाएगी पावर, वही मैंने यूज किया था पीछे। उसके बाद मैंने आपको डिजिट के बारे में बताया था, एक डिजिट की स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कौन सी होती है। उसके बाद मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन और नंबर बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल, रियल के तहत रैशनल, इरेशनल, और कॉम्प्लेक्स के तहत इमेजिनरी और रियल। रियल वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रैशनल वो होते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमें फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं, और कुछ डेसिमल भी हम जो है लिख सकते हैं किसके तहत p/q के रूप में। इंटीजर कौन कौन होते हैं जी, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। अगर हम जो है क्या करेंगे पॉजिटिव और जीरो को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा होल। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव देखेंगे तो क्या कहलाएगा नेचुरल। नेचुरल दो प्रकार के, प्राइम और कॉम्पोजिट। प्राइम वो नंबर जिनके दो फैक्टर, एक तो वो नंबर और दूसरा 1। कॉम्पोजिट वो नंबर जिनके 3 फैक्टर होते हैं मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था, मैंने कहा इवन नंबर कैसे होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, और नंबर कैसे होते हैं जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव ही होते इवन, नेगेटिव भी इवन हो जाते हैं, क्योंकि 2 से तो कटता ही ना, 4 नहीं कटेगा, -4 2 से क्या कटेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं जी, उसके बाद हमने पढ़ा था डेसिमल। डेसिमल कितने तरह के होते हैं जी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो कि जीरो ला देता है कौन, रिमाइंडर। इस तरह के नंबर किसके तहत आते हैं, रैशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो वो भी 2 तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमारे पास ये भी 2 तरह के होते हैं, 0.33333 या 0.162622, जो पॉइंट के तुरंत बाद ही रिपीट हो जाते हैं, उनको कहा जाता है प्योर रिकरिंग, प्योर रिपीटिंग। और जो पॉइंट के कुछ नंबर्स के बाद रिपीट होता है उनको कहा जाता है मिक्स्ड रिपीटिंग। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें किसके तहत आते हैं, ये वाले भी रैशनल के तहत आते हैं। और ये नॉन रिपीटिंग वाले जो होते हैं वो हमारे किसके तहत आते हैं, इररैशनल के तहत। पाई मैंने बताया पाई इररैशनल, लेकिन उसकी जो वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं वो किसके तहत आएगी, रैशनल के तहत आएगी। उसके बाद हमने कोप्राइम पढ़ा, जो कि 2 या 3 या 4 ऐसे नंबर जुड़ करके जिनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, उसको क्या कहा जाता है, कोप्राइम कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कैसे नंबर होते हैं जी, ट्विन प्राइम ऐसे नंबर होते हैं 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप 2 हो, डिफरेंस उनके बीच का 2 होना चाहिए जी। उसके बाद हमने परफेक्ट नंबर पढ़ा। परफेक्ट नंबर क्या होता है जी, जिनके फैक्टर्स का सम उस संख्या के बराबर आएगा उस संख्या को छोड़ करके। जैसे हमने 6 देखा, 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6, 6 को छोड़ दो 3 2 5 6, अगर ये बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा जी आपका परफेक्ट नंबर। उसके बाद मैंने एक ये भी कहा कि भाई डिजिटल सम इनका कितना होगा 1 होगा, किसको छोड़ करके 6 को छोड़ करके। फिर मैंने डिजिटल सम की कहानी बताई कि डिजिटल सम क्या होता है, डिजिट का सम तब तक करते जाओ जब तक उसकी जो है सिंगल डिजिट ना आए। या दूसरी चीज 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसी को क्या कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं, ये सारी चीजें बताई थी। तो आज तक की क्लास इतनी, थैंक यू। कल मिलते हैं आप लोगों से, बस आपने इसको रिवाइज करके आना है, ठीक है जी। और बाकी कल सवालों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू गाइस।